केशव जी शुरू कीजिए। हाँ जी, हाँ, हेलो, हाँ जी, नमस्कार। विश्व हिंदी अकादमी और अबीर एंटरटेनमेंट का विदेशों में हिंदी, हिंदी का विदेश की सीरीज 8 में आप सभी का स्वागत है। सीरीज 7 की जबरदस्त सफलता के बाद आज 8वीं सीरीज है और 8वीं सीरीज में भी 12 अन्य देशों के वक्ता आज आपको वक्तव्य देंगे, हिंदी की स्थिति बताएंगे और हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे भारतीय विदेशों में जाकर आज भी हिंदी को बहुत ही समृद्ध कर रहे हैं और हिंदी को विश्व भाषा बना रहे हैं। विश्व हिंदी अकादमी पिछले 24 वर्षों से हिंदी के कार्यक्रम करती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मुंबई में हिंदी सेवियों को विश्व हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित करती है। तो आज हम कार्यक्रम अब शुरू कर रहे हैं। तो प्रस्तावना के लिए मैं अबीर एंटरटेनमेंट के निदेशक और नाट्य निदेशक जो दिल्ली में लेखक और निदेशक हैं, बहुत नाम है उनका, बड़े अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं और वो मंचित हुए हैं दिल्ली में और अन्य प्रदेशों में भी। तो अमित नेथानी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी प्रस्तावना व्यक्त करें। आइए अमित नेथानी जी, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद केशव जी। कोरोना को हरा के आए हैं आप। जी धन्यवाद। तो आपको समझे ही नहीं, बोले आया और गया, अभी क्या तू। धन्यवाद। आज की सीरीज 8 में सभी वक्ताओं का और सभी दर्शकों का मैं अबीर एंटरटेनमेंट और विश्व हिंदी अकादमी की तरफ से अभिनंदन करता हूं। हमारी अब तक की सभी जो सीरीज रही उसमें भिन्न भिन्न देशों से जो वक्ता आए, उन्होंने जो अपने अनुभव साझा किए वो अद्भुत और बेहतरीन रहे। पिछले उसमें जो अजरबैजान से आई थी, उन्होंने किस प्रकार से हिंदी के प्रति और भारत के प्रति जो लगाव था, या जापान से जो हमारे वक्ता थे उनका जो जिस प्रकार से हिंदी के प्रति लगाव था, ये देखते हुए हमें लगता है कि हाँ, हिंदी किस प्रकार से हर जगह और हर क्षेत्र में और हर देश के, दुनिया के हर कोने में जो है हिंदी आज है। मैंने पहले भी कहा था कि एक संभावनाओं की भाषा है और वही देखते हुए जो है इस सीरीज 8 के वक्ता भी मुझे लगता है कि उसी तरीके से बताएंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे कि किस प्रकार से हिंदी ने उनकी सहायता की और उन्होंने हिंदी की किस प्रकार से सहायता की। अफ्रीका में किस प्रकार से, प्रशांत जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हाँ, अफ्रीका में किस प्रकार से हिंदी को एक महत्वपूर्ण भाषा का दर्जा प्राप्त करवाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है या कोशिश की जा रही है, या अन्य कई देशों में भी जो इस तरीके से कोशिश जो हिंदी से भी कर रहे हैं,
वो काबिले तारीफ है। और उम्मीद है कि आज की जितने भी वक्ता है वो भी कुछ इसी प्रकार के अनुभव हमसे साझा करेंगे, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग या जो उनके फील्ड हैं उनसे वो यहाँ आए हैं और हमें बता रहे हैं। भले ही कई सीधे हिंदी से नहीं जुड़े हुए, वो किसी अन्य तरीके से हिंदी से जुड़े हैं, पर वो हिंदी की जो सेवा कर रहे हैं और केशव जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और वक्ताओं को और केशव जी को ही मंच प्रदान करूंगा। धन्यवाद केशव जी, और सभी वक्ताओं का मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पहली वक्ता श्रीमती पूजा कौशिक, ब्राजील से हैं। पूजा जी साओ पाउलो ब्राजील में स्थित भारत के कौंसलवाद से जुड़े स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में निर्देशिका के पद पर कार्यरत हैं। संस्कृति, कला तथा इतिहास के लंबे अध्ययन के उपरांत आपने भारत के कुछ बेहतरीन संग्रहालयों तथा सांस्कृतिक केंद्रों के साथ काम किया है। साओ पाउलो में वो भारतीय संस्कृति की को बढ़ावा देने तथा भारत और ब्राजील के बीच सांस्कृतिक संबंधों के निर्माण के कार्य में लगी हुई हैं। आइए पूजा जी, आपका स्वागत है। पूजा जी, अपने विचार व्यक्त कीजिए। नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्ते केशव जी। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि पहले तो आपने मतलब मुझे बुलाया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल सकूं, सबके साथ अपने विचार व्यक्त कर सकूं, शेयर कर सकूं। तो ब्राजील भारत से काफी दूर है और तो हिंदी का उतना ज्यादा यहाँ पे बहुत ही कम, बहुत ही निम्न स्तर पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो कल्चरल सेंटर है, हमारा जो सांस्कृतिक केंद्र है, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, जो भारत के कौंसलावास के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे पास पिछले 3 वर्ष से हमारे पास एक हिंदी टीचर थे, जो कि भारत सरकार द्वारा ही नियुक्त किए गए थे। तो उनका काफी योगदान रहा हमारे हिंदी के प्रचार प्रसार में। उन्होंने काफी मदद करी। तो उनके योगदान से हम लोगों ने अपने कल्चरल सेंटर में, हमने अपने सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी की क्लासेस हमने शुरू करी। उसके अलावा यहाँ की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, साओ पाउलो विश्वविद्यालय, साओ पाउलो यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे हम लोगों ने पिछले 3 साल से हम लोगों ने हिंदी की क्लासेस शुरू करी हैं, जिसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। उसके अलावा ब्राजील में वेदांता फिलॉसफी को लेके बहुत की तरफ काफी रुझान है। मुझे नहीं पता अगर आप लोगों ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, अगर आपने इस पिछले हफ्ते का जो मन की बात था, अगर आपने वो सुना हो, तो उन्होंने पिछले हफ्ते ब्राजील के ही एक वेदांता गुरु, जिनका नाम है जॉनस मसेटी, उनको हम यहाँ पे विश्वनाथ के नाम से जानते हैं, और जॉनस मसेटी बहुत ही उनका वेदांता फिलॉसफी के साथ में जो कनेक्शन है वो पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से है। वो भारत आए, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ में 4 साल यहाँ पे पढ़ाई करी, और उसके बाद आके यहाँ उन्होंने ब्राजील में उन्होंने अपना विश्वविद्या के नाम से उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। अब ये जो इनका इंस्टीट्यूट है उसमें लाखों लोग हैं जो क्लासेस के लिए आते हैं, जो वेदांता फिलॉसफी को समझने के लिए, गीता, इन सब का अध्ययन करने के लिए आते हैं। मंत्र उच्चारण कैसे किया जाए, ये सब सिखाया जाता है यहाँ पे। तो इस बारी का जो मन की बात, इस बारी पिछले हफ्ते का जो मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसमें उन्होंने जॉनस मसेटी के बारे में बताया, और मुझे लगता है कि इससे एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही अच्छा हम लोगों को एक वो मिलेगा, क्योंकि इससे हमें मदद मिलेगी कि हम हिंदी भाषा को और अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकें।
इसके अलावा हमारे जो हिंदी के जो कुछ विद्यार्थी हैं जो हमारे सांस्कृतिक केंद्र में हैं और जो साओ पाउलो यूनिवर्सिटी में हैं, ये हर साल हम लोग बहुत ही जोर शोर से अपना हिंदी दिवस का हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। इस साल क्योंकि पैंडेमिक के चलते, कोविड के चलते हम लोग अपने सेंटर पे बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस साल हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई एक कविता है जो कि यहाँ के ही किसी कवित्री ने लिखी है। उन्होंने उसका हिंदी में रूपांतर किया, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको शेयर भी किया। आप चाहें तो मतलब मैं आप लोगों के साथ वो साझा कर सकती हूँ वो जो वीडियो है। वो उनकी अपनी एक छोटी सी कोशिश थी, मतलब वो एक बहुत ही निम्न स्तर पे अभी उनका बहुत बेसिक अभी वो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने शुरुआत करी है। मगर मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है हमारी तरफ से कि जो हम कर पा रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे। और बॉलीवुड सब जगह है ही। बॉलीवुड एक माध्यम है जिससे कि लोग हिंदी से जुड़ रहे हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, टूटी फूटी ही सही मगर लोग हिंदी बोलते हैं, गाना गाने की कोशिश करते हैं। तो उस तक तो हाँ ब्राजील में काफी लोगों का मतलब है, मगर अगर कहा जाए कि एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी सिस्टम में या किसी विश्वविद्यालय में या किसी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है हिंदी, वैसा नहीं है। हम लोग उस कोशिश में लगे हैं कि हम कर पाएं। हमारी कोशिश है कि हम इस साल एक शॉर्ट टर्म चेयर इस्टेब्लिश करें यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो में हिंदी के लिए। वहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट ऑलरेडी है जिसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, मगर बच्चे सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं संस्कृत में। तो वही हमको मेरे ख्याल से अब हिंदी के लिए करना है कि भाई हिंदी के लिए अगर हम एक शॉर्ट टर्म चेयर इस्टेब्लिश कर सकें और अगर हमारे पास लोग आ सकें इंडिया से जो यहाँ पे सिखा सकें लोगों को हिंदी, तो वो एक बिल्कुल क ख ग से स्टार्ट करने वाला ही अभी स्टेज है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने उससे स्टार्ट किया है कि आप बोलचाल कैसे करेंगे, बोलचाल की क्या भाषा है और अल्फाबेट सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होंगे, अभी इसी लेवल पे है यहाँ पे हिंदी का। बट क्योंकि यहाँ पे वेदांता फिलॉसफी को लेके बहुत ज्यादा है, लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं सीखने में और वो चाहते हैं कि सीखें और करें, क्योंकि यहाँ से काफी लोग हैं जो भारत जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए, इंस्टीट्यूट्स में सीखने के लिए और वापस आते हैं तो हाँ वो आके अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ बांटते हैं, हमें बताते हैं। मगर अगर देखा जाए तो एक वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है। बट मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले कुछ सालों में हम एक बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से अगर हम हिंदी का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बीज हमने बो दिया है, शुरुआत हमने कर दी है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में इसके हमें अच्छा एक फलदार वृक्ष हमें मिलेगा। That's it. Thank you so much. धन्यवाद पूजा जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर गेनादी श्लम्पेर, इजराइल के 2 विश्वविद्यालयों में हिंदी के कोर्स चलाए, यहीं से हिंदी व्याकरण में पीएचडी की, हिंदी पढ़ाने के लिए हिब्रू भाषा में अनेक पाठ्य पुस्तकें लिखी, टीवी समाचारों पर आधारित सनातन धर्म, हिंदी कहानी का उद्गम और विकास तथा बॉलीवुड की हिंदी नामक कोर्स तैयार किए। हिंदी, उर्दू और पंजाबी से रूसी भाषा में अनेक कहानियों के अनुवाद प्रकाशित करवाए। तेल अवीव विश्वविद्यालय के पूर्वी एशिया विभाग में कार्यरत हैं आप अभी। तो स्वागत है गेनादी साहब, आइए अपने विचार व्यक्त कीजिए। नमस्कार। आइए सर। नमस्कार जी। नमस्ते सबको। आपका ऑडियो नहीं आ रहा सर। आप मेरी बात हेलो, मेरी आपका आवाज ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो हमें सुनाई दे रहा है। आ रही है आवाज, क्लियर है। हेलो, सुनाई दे रहा है केशव जी, हमें सुनाई दे रहा है। हेलो, ये इनको फोन करके बताओ। हेलो,
केशव हेलो जी, सर, हम ऑडियो नहीं सबको आ रहा है आपका सर? वो आवाज नहीं सही आ है। स्क्रीन आ रही, आ स्क्रीन पे रही। क्लिक करिए। सर आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात आगे रख सकते हैं, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अब आपकी आवाज चली गई है, पहले आपकी हेलो? आवाज बिल्कुल ठीक आ रही थी। हेलो करो बंद। हेलो, चलिए इनका, हेलो प्रशांत जी, इनके बाद ले लेते हैं इनको, जब तक सेट हो जाएंगे। हेलो, अब आ रही है? हेलो, अरे आ प्रशांत रही जी, है, अब आपकी आवाज आ रही है। जी, अब आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। आ रही है, जी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। अच्छा, तो क्षमा हेलो। कीजिए मुझे देर से आने के लिए। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से इजराइल एक छोटा सा देश है। प्रशांत जी, रामा, हेलो, हॉलैंड वालों को ले। हेलो, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी, सब सुन पा रहे हैं, तो मैं अपनी बात जारी रखूंगा। तो इजराइल वासी खुद अपने देश को मानचित्र पर बिंदु कहा करते हैं, पर यदि इस छोटे से देश की सड़कों पर घूमे तो इतनी सारी भाषाएं और बोलियां सुनने में आ जाएंगी जितनी कि अमेरिका, रूस या भारत जैसे बहुजातीय और बहुभाषीय देशों में ही गूंजती है। और ये भाषाएं विदेशी यात्रियों की नहीं, बल्कि इजराइल के उन नागरिकों की है जो यहाँ विश्व के कोने कोने से आ बसे हैं। यहाँ की 90 लाख वाले आबादी में भारत मूल के 80 से 90 तक हजार लोग रहते हैं। उनमें से अधिकांश महाराष्ट्र से आए हुए हैं और मराठी उनकी मातृभाषा है। अशदोद, दिमोना, रामला जैसे नगरों में मराठी भाषियों की संख्या काफी बड़ी है। वहां जगह जगह पे हिंदुस्तानी ढंग के रेस्तोरां और दुकानें हैं जहां भारतीय खाना मिलता है, भारतीय फिल्मों और संगीत के रिकॉर्डिंग बिकते हैं। भारत मूल का एक छोटा सा समूह मलयालम भी बोलता है, क्योंकि वो यहाँ पर कोचीन, केरल से स्थानांतर हुआ था। ऐसी बात तो नहीं है कि भारत मूल के इजराइल वासियों में कोई भी हिंदी नहीं बोलता। वृद्ध और अधेड़ उम्र के लोग गुजारे लायक हिंदी बोल लेते हैं और हिंदी फिल्में आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन भाषा का अध्यापन करने, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उनकी जानकारी स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। ये स्वाभाविक बात है कि भारत के भूतपूर्व नागरिकों ने भारत से अपने सांस्कृतिक संपर्क बनाए रखे हुए हैं, लेकिन इजरायली समाज में भारत के प्रति रुचि की जड़ें कई ज्यादा गहरी और पुरानी हैं। हमारे देश की स्थापना के 20 से ज्यादा वर्ष पहले सन 1926 में यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय में अफ्रीकी एशियाई अध्ययन के संस्थान का उद्घाटन किया गया। शुरुआत में इसका शोध कार्य अरब देशों की परिस्थितियों पर केंद्रित था, लेकिन समय के साथ साथ विद्वानों का ध्यान दक्षिणी एशिया और
पूर्वी एशिया के देशों की ओर गया। दुनिया में भारत को चमत्कारों का देश माना जाता है। शायद इसी विचार ने इज़राइल के नए विद्वानों को भी प्राचीन भारत की समृद्ध संस्कृति को ढूंढने और समझने के लिए प्रेरित किया। काफी दिनों तक उनकी खोज के विषय भारत के धर्म दर्शन, प्राचीन साहित्य और प्राचीन भाषाएं ही रहे। मगर विद्यार्थियों की रुचियों को देखकर और हमारे दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के पश्चात भारतीय विभाग में भारत से जुड़ी नई नई बातों का पठन पाठन प्रारंभ हुआ। पाठ्यक्रम में संस्कृत के अतिरिक्त तमिल, तेलुगु, तिब्बती और 1996 से हिंदी की भी पढ़ाई आरंभ हुई। 1996 में मुझे यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय के भारत तत्व विभाग में हिंदी के अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया। विद्यार्थियों में हिंदी की बढ़ती हुई मांग को लेकर सन 2000 में तेल अवीव विश्वविद्यालय में भी इस भाषा को सिखाने का निर्णय लिया गया और मुझे वहां भी पूर्वी एशिया के विभाग में हिंदी पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया। हिंदी के कोर्स बहुत ही सफल रहे। हमारे विभाग में स्नातक की उपाधि 3 साल की पढ़ाई के बाद मिल जाती है। भाषा का अध्ययन 2 साल से अनिवार्य है। लेकिन 9 साल पहले हमारे विभाग अध्यक्ष के समर्थन से विभाग में ये निर्णय लिया गया कि हमारे छात्र अपनी इच्छानुसार तीसरे साल का कोर्स भी ले सकते हैं, ताकि शिक्षक के परामर्श और निर्देशन के तहत भाषा ग्रहण में उन्नति करें। छात्रों की रुचियों और रुझानों को ध्यान में रखकर मैंने सर्वाधिक लोकप्रिय विषयों पर कोर्स तैयार किए हैं। लेकिन यदि उन्हें लोकप्रियता के क्रम से रखा जाए तो पहले पायदान पर राजनीतिक व सामाजिक समाचार आएंगे। आधुनिक भारत वही विषय है जो पिछले कुछ वर्षों के अंदर अधिक से अधिक शिक्षार्थियों को आकर्षित करने लगा है। सनातन धर्म नामक कोर्स की भी बड़ी मांग होती है। ये हिंदू धर्म को लेकर टीवी समाचारों और अन्य कार्यक्रमों पर आधारित है। इस वर्ष तीसरे साल के पहले सत्र में छात्रों ने फिल्म उद्योग का अध्ययन करने में हाथ आजमाना चाहा। बॉलीवुड की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भाषा के छात्रों के लिए बड़ी लाभदायक होती है। फिल्में एक दर्पण की तर्ज पर समाज के जीवन और आधुनिक भाषा की स्थिति दर्शाती हैं। हिंदी साहित्य भी तीसरे साल में बहुत ही उचित विषय है और पाठ्यक्रम में इसे विशेष स्थान प्राप्त है। छात्रों की प्राथमिकताओं के क्रम में ये सूचना व समाचार से कम लोकप्रिय नहीं है। हिंदी साहित्य वो द्वीप है जहां उच्च गुणवत्ता की समृद्ध, जीवंत तथा अर्थपूर्ण भाषा ने डेरा जमाया है, जहां हर शब्द से सावधानी बरती जाती है। साहित्य के विभिन्न विधाओं में से मैंने केवल एक
मगर महत्वपूर्ण विधा कहानी चुनी है और कोर्स का नाम पड़ा हिंदी कहानी का उद्गम तथा विकास। हिंदी रचनाकारों में इंशाअल्लाह खान, गुलेरी, प्रेमचंद, अज्ञेय, यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, हिमांशु जोशी और फणीश्वरनाथ रेणु जैसे सुप्रसिद्ध साहित्यकार सम्मिलित हैं। जो विद्यार्थी हिंदी आगे सीखना चाहते हैं वे छात्रवृत्तियां पाकर केंद्रीय हिंदी संस्थान में अध्ययन के लिए जाते हैं। हिंदी सीखने की इच्छा उन बहुत से लोगों को भी होती है जो विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते। आजकल सभी चाहने वालों को हिंदी का कोर्स लेने की अनुमति मिली है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थीगण हिंदी पढ़ने क्यों आते हैं, उनका क्या लक्ष्य होता है? तेल अवीव विश्वविद्यालय के पूर्वी और दक्षिणी एशिया के विभाग में विद्यार्थी इस सारे क्षेत्र के देशों की संस्कृति और इतिहास का अध्ययन करके प्राच्य विद्या में प्रशिक्षण पाते हैं। चीन, जापान और भारत को पाठ्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया है। पाठ्यक्रम के अनुसार इन तीनों देशों की कोई एक भाषा सीखना अनिवार्य है। इस प्रकार विद्यार्थी चीनी, जापानी, संस्कृत या हिंदी चुन सकते हैं। जिन छात्रों ने हिंदी चुनी उनके लिए हिंदी एक भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अब आइए देखें कि इजराइल में लोग हिंदी जानने से क्या लाभ उठा सकते हैं। ना तो यहाँ के सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग होता है और ना ही हिंदी सीखकर उन कार्यालयों में रोजगार पाने की आशा है। लेकिन जो विद्यार्थी भारत से संबंधित शोध कार्य में जुटना चाहें उनके लिए कई रास्ते खुले हैं। वे अपनी पढ़ाई इजराइल में या भारत में जारी रख सकते हैं। शोध कार्य परिपूर्ण करने पर उन्हें किसी विश्वविद्यालय में रोजगार मिलने की संभावना है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत की सभ्यता और आधुनिक परिस्थिति से जुड़े हुए विषयों की मांग बड़ी हद तक बढ़ गई है। जब से हमारे दोनों देशों के बीच पारस्परिक संपर्कों को प्रोत्साहन मिला, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और व्यापार बढ़ा, तब से हिंदी की मांग भी लगातार बढ़ती आ रही है। इधर इजराइल की कुछ कंपनियां जो अपना उत्पादन निर्यात करती हैं, हिंदी जानने वालों को अपने यहाँ आमंत्रित करने लगे हैं। मेरे विद्यार्थियों में व्यापारिक फिर्मों के एजेंट और पर्यटन संघों के मार्गदर्शक भी होते हैं। इस प्रकार वर्तमान में आर्थिक उदारीकरण के युग में हिंदी के कारण इजराइल के कुछ नागरिकों को रोजगार भी मिलने लगा है। तो इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं ईस्ट अफ्रीका से परेश मेहता जी। हेलो परेश जी। हेलो, आए परेश मेहता जी। हाँ, परेश मेहता जी ईस्ट अफ्रीका के आसपास के जो देशों में भारतीय साहित्य, संस्कृति और भाषा को लेकर बहुत सक्रिय हैं, प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत सक्रिय हैं और कई देशों में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और
मैंने जैसा उनका पढ़ा कि 140 देशों में आप प्रतिनिधि बनकर गए थे और भारत और युगांडा मतलब ईस्ट अफ्रीका देशों का वहां की संस्कृति, साहित्य, भाषा पर अपना उद्बोधन दिया। तो आइए परेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव राय जी आपका, और विश्व हिंदी अकादमी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको एक मौका मिला हमारी बात रखने का, और उससे भी ज्यादा बड़ा मौका रहा कि बात सुनने का। प्रोफेसर गनेडी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा उन्होंने बात किया इजराइल से, जो मेरे पहले बात किए। जैसे केशव राय जी ने बताया, मेरा नाम परेश मेहता है। मैं युगांडा में मेरा निवास है, बट पूरे ईस्ट अफ्रीका में एक जो संस्था है सनातन धर्म, उनका कार्य कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों में ये अफ्रीका के कंट्रीज में एक उनकी गवर्निंग जो एक बॉडी है, अफ्रीकन काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स, उनके अंडर में अफ्रीकन इंटरफेथ यूथ नेटवर्क करके एक संस्था है, जिसमें उनके यूथ को रिप्रेजेंट करने का एक सद्भाग्य प्राप्त हुआ, जो लिंगडाउ जर्मनी में 2 साल पहले 140 देशों से प्रतिनिधि गण आए हुए थे। सबने अपनी संस्कृति, अपने साहित्य, अपने देश की जो गरिमा है उनके बारे में बहुत 3 दिन का संवाद रहा। सब मूल भारतीय होने के नाते जहां भी जाते हैं वहां हमारी जो मूल तत्व है उनको लेकर हम जरूरी साथ में जाते हैं। ईस्ट अफ्रीका में अगर हम देखें तो युगांडा में 30,000 हमारे मूल भारतीयों ने यहाँ पे वसवाट किया हुआ है। ज्यादातर अपने व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। सन 1900 में सब लोग यहाँ पे आने शुरू हुए थे, और 100 साल का एक इतिहास है कि हमारे मूल भारतीयों ने यहाँ आके अपना व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय के साथ साथ अपने संस्कृति का, अपने साहित्य का भी यहाँ पे रक्षण किया। दो बड़े बड़े पुस्तकालय है जहाँ पे हमारे सभी साहित्य को रखा गया है। एक सनातन धर्म मंदिर करके है और एक पाटीदार समाज करके है। वो मंदिर का अभी कार्यकाल में मैं प्रमुख के तौर से एक सेवा संभाल रहा हूँ। हमारी जो मूल भारतीय सब लोग हैं वो हर साल में एक बार हिंदी को जो अपनी राष्ट्रभाषा, अपना राष्ट्र प्रेम व्यक्त करने के लिए, क्योंकि राष्ट्र से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने राष्ट्र के प्रति जो ऋण अदा करने का अवसर हम सब ढूंढते रहते हैं हमेशा। तो वो अवसर ढूंढते ढूंढते हम साल में ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि जहाँ पे हमारे बच्चों को भी हिंदी यहाँ पे सिखाया जाता है। बाल संस्कार शाला करके एक हमने यहाँ पे सनातन धर्म मंदिर में एक शाला है जहाँ पे सभी जो हमारे युवा वर्ग है खास करके उनको हिंदी भाषा के साथ साथ अपना संस्कृति, अपना रिलीजियस टीचिंग और हमारे जो साहित्य है, क्योंकि साहित्य में कितना एक जो मोटिवेशन मिलता है साहित्य से, उनको दृष्टांत के रूप में। आज हम सबको पता है कि महात्मा गांधी ने उनके युवा काल में हरिश्चंद्र नामक एक हिंदी नाट्य को देखा रूपांतर, और उनका पूरा जीवन सत्य प्रेम की ओर, उनके जीवन में सत्य से बड़ा कुछ नहीं है, वो उनको वहां से एक मैसेज मिला था और उन्होंने पूरा महात्मा का
एक स्वरूप लेकर पूरे भारतवर्ष को अपना अनुदान दिया। ऐसे ही साहित्य का कितना बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में, वो यहाँ के युवा वर्ग को खास बताया जाता है। हमारे जो प्रखर साहित्यकार सब रहे, श्री राम शर्मा आचार्य जी से लेकर विवेकानंद जी से लेकर विनोबा भावे जी से लेकर सब, तो हमारे पास सब निरंतर हम कुछ नई बुकें भी वो लाइब्रेरी में रखा करते हैं। ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा चलता है यहाँ पे बाल संस्कार शाला का। और बाकी जो हमारे आर्टिस्ट के माध्यम से हर साल में कभी भारत से भजन संध्या के लिए, कभी बॉलीवुड, यहाँ पे बहुत बड़ा 7 से 8 हजार लोग को इकट्ठा करके एक भारत दिन मनाते हैं। कभी जो हमारे जो पाश्चात्य सिंगर, हमारे जो सिंगर्स है बॉलीवुड को, उसमें से चुनिंदा आर्टिस्ट को यहाँ पे लाया जाता है, तभी भी पूरा दिन यहाँ हिंदी का ही एक माहौल रहता है। अब सबसे बड़ी एक चिंता सबको रहती है कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनका बोर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पे होया होता है, तो उनको ये संस्कृति, हमें किसी ना किसी को तो ये जो हमारा अमूल्य एक ग्रेट हेरिटेज है वो उनके जीवन में देना है, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य। तो ये सब देने के लिए हम यहाँ पे हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। और विश्व हिंदी अकादमी से भी हम अभी आगे गाइडलाइन प्राप्त करते रहेंगे। और हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ये हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य, हमारे कल्चर, उन सब का ज्ञान मिले, ऐसी हमारी सबकी युगांडा की ओर से प्रयत्न हमेशा रहेगा। आप सबके दर्शन हुए। धन्यवाद परेश जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संदीप व्यास, अमेरिका से हैं आप, न्यू जर्सी। आईटी विशेषज्ञ के तौर पर कई संस्थानों से जुड़े रहे हैं, हिंदी साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं, कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, अमेरिका में स्थित साहित्य के कई सामाजिक मंचों से जुड़े हैं और अमेरिका में होने वाले कई कवि सम्मेलनों में शिरकत कर चुके हैं, जिसमें न्यूयॉर्क स्थित भारतीय कौंसलावर्ष भी शामिल है। झिलमिल संस्था के सांस्कृतिक सम्मेलनों में भी अपना वक्त देते हैं। संप्रति फ्रेंच कंपनी में आईटी सेल्स अधिकारी हैं। आइए संदीप जी, आपका स्वागत है। नमस्कार केशव जी, नमस्कार सभी वक्ताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। हिंदी भाषा, जैसा पूजा जी ने कहा कि ब्राजील में अभी उसके बीज बोए जा रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व और बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है कि हिंदी भाषा जो अमेरिका में है वो काफी अच्छे तरीके से फल फूल रही है। जो बीज 15, 20, 25 वर्ष पहले भारतीयों ने लगाए थे वो आज फलदार पेड़ बनकर काफी लोगों से जुड़ा है, काफी लोगों के बीच है और काफी लोगों को अपनी छाया दे रहा है। तो हिंदी को बढ़ाने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीकों से बढ़ाई जा सकती है। आप हिंदी, जैसा प्रोफेसर कैनेडी साहब ने बोला कि वो कोर्स शुरू करके बढ़ाई जा सकती है। जहां हम लोग कार्य कर रहे हैं वो कविता के थ्रू, सांस्कृतिक कार्यक्रम के थ्रू आप कैसे हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं कुछ आज शेयर करना चाहूंगा कि कविता, भाषा और संस्कृति, ये तीन चीजें आपस में बहुत मजबूत ढंग से जुड़ी हुई हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं कि कविता के जरिए भाषा से बयां होते जज्बात, जज्बातों में घुली मिली संस्कृति जो जोड़ती है जड़ों से, जड़ें जहां से फूटती हैं कविताएं। तो कविता क्या है? मेरे हिसाब से कविता हमारे अंतर्मन की भावनाओं का एक भौतिक रूप है। भावनाएं जब जीवंत होना चाहती हैं तब कविता का रूप लेकर प्रकट होती हैं। आपका मन अपने द्वार खोल देता है और जब वो अनुमति देता है बाहर की दुनिया को भीतर झांकने के लिए, तो आप कविता करते हैं। आप दूसरे देश में रहते हैं, जैसे हम सब लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, तो चाहते हैं कि जिस देश से आप आए हैं, जिस देश को आप पीछे छोड़ कर आए हैं, उस देश की मिट्टी को आप किसी तरह से संजो कर रखें।
तो कविता वह तिजोरी है जो इन सब इच्छाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को अपने अंदर समेट कर बचा लेती है वक्त की आंधी से। इसलिए हम अमेरिका में कविता का बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं। तो कविता सुदूर गैलेक्सी से आती वो आवाज है जिसे सुनने के लिए व्यक्ति ध्यान लगाता है और चलता जाता है भीतर और भीतर, जहां उसे एहसास होता है अपने होने ना होने का। जब एक एक द्वार खुलता है तो मुक्त होती है कविताएं। जब एक एक द्वार खुलता है तो मुक्त होती है कविताएं। मुक्त होती कविताएं आशीष देती है आत्मा को। विलीन होती है जब वो संसार में। इन कविताओं को कोई भी अपना सकता है। कविताओं का घर नहीं होता, उन्हें सिर्फ उड़ना होता है स्वच्छंद, उनका कोई स्वामी नहीं होता। तो इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अनूप जी और झिलमिल संस्था के साथ हम मिलकर पूरे देश में और अलग अलग अमेरिका के अलग अलग कोनों में कविताओं का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, अलग अलग शोज ऑर्गेनाइज करते हैं। अब भाषा क्या है? भाषा का उद्देश्य क्या है? किसी भी भाषा का उद्देश्य होता है कि शिक्षण प्रदान करे, अभिव्यक्ति का विकास करे एवं संस्कृति का ज्ञान दे जो जनरेशन्स उस वक्त वहां मौजूद हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक आत्मिक परिवेश की जरूरत होती है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच और अपनी भावनाओं को बगैर डर और संकोच के व्यक्त कर सके। विदेश में यह परिवेश देना अपने बच्चों को बेहद ही जरूरी होता है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी इस परिवेश में और इन भाषा से जोड़ कर रखें, इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ के रखें, क्योंकि क्योंकि जो परिवेश होता है वही भाषा को गढ़ता है। तो सवाल उठता है कि भाषा का कविता में क्या योगदान है? केदारनाथ सिंह जो एक भारत के प्रमुख कवि रह चुके हैं, उनकी कुछ पंक्तियों से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं इस देश में कि मेरी भाषा के लोग मेरी सड़क के लोग हैं, सड़क के लोग सारी दुनिया के लोग हैं। पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। फिर वह पीली सी बस हवा में गायब हो गई और मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी, जो अंतिम सिक्के की तरह हमेशा बच जाती है मेरे पास हर मुश्किल में। कहती वह कुछ नहीं, पर बिना कहे भी जानती है कि मेरी जीभ की उसकी खाल पर चोटों के कितने निशान हैं, कि आती नहीं नींद कहीं उसकी संज्ञाओं को, दुखते हैं अक्सर कई विशेषण, पर इन सब के बीच असंख्य होठों पर एक छोटी सी खुशी से थरथराती रहती है वह। तुम झांक आओ सारे सरकारी कार्यालय, पूछ लो मेज से दीवारों से पूछ लो, छान डालो फाइलों के ऊंचे ऊंचे मनहूस पहाड़, फिर भी कहीं मिलेगी नहीं इसका एक भी अक्षर। और यह नहीं जानती इसके लिए अगर ईश्वर को नहीं तो फिर किसे धन्यवाद दें। मेरा अनुरोध है भरे चौराहे पर करबद्ध अनुरोध कि राज नहीं भाषा भाषा भाषा, सिर्फ भाषा रहने दो, मेरी भाषा को सिर्फ मेरी भाषा रहने दो। तो काफी लंबी कविता है और केदारनाथ सिंह हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए भी काफी जाने जाते हैं। तो उनकी इन पंक्तियों में काफी गूढ़ता है, काफी गहराई है कि वो अपनी भाषा को किस तरह संजो कर रखना चाहते हैं। और हम यही कार्य उनकी इस विचारधारा को लेकर यहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और तीसरा जो पृष्ठ है, जो पिलर है, वो है संस्कृति। तो संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम होता है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। संस्कृति का शब्दार्थ उत्तम या सुधरी हुई स्थिति कह सकते हैं हम लोग।